नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपनी इंडिया जीके की कंटिन्यू क्लास हैं एक सीरीज के माध्यम से चल रही हैं, जिसमें हमने इंडिया जीके के 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये अपना जो पार्ट होने वाला है ये कौन सा है? तीसरा। और हर पार्ट में हम 30 प्लस क्वेश्चन ले रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि इंडिया जीके आपका फिनिश हो जाए, है ना। तो इस सेशन में जो इंडिया जीके के यानी कि सामान्य अध्ययन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बैंक, एसएससी, पुलिस, रेलवे, है ना, तो हर एग्ज़ाम में इंडिया जीके से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बिना समय व्यतीत खराब किए हुए हम सभी पहले क्वेश्चन पर वार करते हैं। और एक चीज़ और है कि आपको जो हम इस सेशन में 30 क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको जितने क्वेश्चन के आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बिल्कुल रट डालिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमने कल इसके बारे में बताया था, ऊपर की ओर केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है, नीचे हरा रंग होता है। केसरिया है किसका प्रतीक? किसका? ताकत और साहस का। सफ़ेद रंग जो है वो किसका प्रतीक है? शांति और उन्नति का। और जो विकास और हरा का प्रतीक है वो है हरा रंग, है ना। तो इसका अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात लंबाई और चौड़ाई में होता है 3:2। 3:2। तो दोस्तों यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 3:2 हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अगला क्वेश्चन है 62 जो क्वेश्चन है वो क्या है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद रंग यानी सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो आप सभी को पता है किस बात का संकेत है? शांति व सत्य का। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो आप सभी को पता है विकास और उर्वरता को। विकास और उर्वरता को दर्शाता है हरा रंग, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए ये अपना जो राष्ट्र ध्वज है इसके बीचों बीच एक धर्म चक्र होता है। एक चक्र होता है जिसे धर्म चक्र कहते हैं। इस धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? नीला। कैसा होता है दोस्तों? नीला होता है। और इसमें जो ये नीला रंग होता है इसमें कुछ तीलियां होती हैं, इन तीलियों की संख्या होती है 24 यानी 24। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 24। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 66, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो सभी को पता है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते चलें। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जिसका नाम है मोर। और मोर किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है सभी को पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पुष्प जिसका नाम है कमल, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 68, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बट वृक्ष, जिसे अपन बरगद के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, भारत का राष्ट्रगान है? तो हम एक क्वेश्चन का आंसर बताने के साथ साथ उससे जुड़े हुए कई फैक्ट भी बताते चलेंगे। तो आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और उन्हें नोट डाउन करते चलिएगा, है ना। भारत का राष्ट्रगान है, तो भारत का राष्ट्रगान क्या है सभी को पता है? जनगण मन। जनगण मन। जनगण मन यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा ये जनगण मन लिखा किसने था, इनके रचयिता कौन है? तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये राष्ट्रगान जो है इसे लिखा था। और भारत का राष्ट्रगान लिखने के साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका का राष्ट्रगान भी लिखा था। तो साथ साथ याद करना है, श्रीलंका का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और बांग्लादेश का भी लिखा था, है ना। तो ये फैक्ट आप ज़रूर लिखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
70 भारत का राष्ट्रीय नदी है, तो जो भारत की राष्ट्रीय नदी है उनका नाम क्या है? गंगा। क्या है? गंगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है उसका नाम है डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, यानी बारहसिंगा, है ना। तो ऑप्शन बी, आपको बाघ नज़र आ रहा होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। अब क्वेश्चन आता है कि जो वंदे मातरम इसके रचयिता कौन है? तो क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम के रचयिता हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इसे लिया कहाँ से गया है? तो इसे लिया गया है कहाँ से? कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। आनंद मठ एक ग्रंथ है, वहाँ से हम सभी ने वंदे मातरम लिया है, इसे आप याद रखना। और राष्ट्रगान को कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से। कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से। तो ये 2-3 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आपको पता है भारत का राष्ट्रीय फल है जिसका नाम है आम। क्या है? आम, है ना। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी याद रखना, मैंगीफेरा इंडिका। तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, जो भारत का राष्ट्रीय फल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है? हॉकी। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है और खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, है ना। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर छोड़ें अपना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो होता है तमिलनाडु में। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। अगला है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? तो 6%। कितना? 6%। दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6%। अगला क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? है ना। तो जो पवन ऊर्जा है इसका विकास कब से प्रारंभ हुआ था? है ना। तो जी इसका प्रारंभ हुआ था 1990 से, है ना। तो ऑप्शन बी इज द सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर आप हमें कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में। अगर आंसर नहीं बता पाओगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है ना। तो उसका मुख्यालय है जिसका नाम क्या है? मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर कहलाता है मुंबई। अगला है, भारतीय सिनेमा के जनक किन्हें कहा जाता है? तो उनका नाम है दादा साहब फाल्के, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 83, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला, भारत में शिक्षा है एक, शिक्षा क्या है? नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व, राजनीतिक अधिकार की मूलभूत अधिकार। तो भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे थे जाकिर हुसैन।
हुसैन। तो ये याद रखना, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 86, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया, है ना। तो ये याद रखना है, तो लागू कब से हुआ था भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम 2001 से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला है 87 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, जिसे अपन एक नाम से और जानते हैं, बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा, तो बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, जिसका नाम है अपना गोदावरी। कौन सी नदी है, गोदावरी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है। तो कहाँ लगता है, ये बिहार में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों, बिहार में। अभी जो एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पशु मेला लगता है, तो उसका नाम क्या है, बिहार। लेकिन बिहार की कौन सी जगह, तो याद रखना सोनपुर। सोनपुर बिहार में बृहत्तम पशु मेला लगता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है दोस्तों, अहमदाबाद को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम मान लें ये ग्लोब है, ग्लोब के बीचों से भूमध्य रेखा निकलती है, यहाँ से कर्क रेखा, इसके ऊपर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन कहते हैं, इसके नीचे रहती है मकर रेखा, है ना। तो कर्क रेखा अगर अपन देखें तो कर्क रेखा ये अपना भारत है। तो भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन कर्क रेखा 8 राज्यों को स्पर्श करते हुए निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमने अपने सेशन के, है ना, 30+ क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, यानी अपने टोटल क्वेश्चन तीनों पार्टों में कितने हो चुके हैं, 90 हो गए हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो भी हम अपलोड करें वो आसानी से प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ।